है कि INICET में यूएस असेंबली पैटर्न क्वेश्चंस पूछता है और क्लिनिकल को इंटीग्रेट करता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड प्रॉफ्स को उसे पूछना रहता है तो वो क्लिनिकल में मर्ज करता है। अगर हमें क्लिनिकल्स के क्रक्स पॉइंट्स पता हो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ्स के, तो वो हमें वो क्लिनिकल क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। लॉन्ग स्टेम के हो चाहे वो शॉर्ट हो, वन लाइनर ही क्यों ना हो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ जेम पॉइंट्स से जो मैंने खुद बनाए हैं, जो कि यूएस असेंबली पैटर्न से इंटीग्रेटेड है और जो चार्ट्स हैं वो हर एग्जाम में काम आते हैं। तो हम इनमें क्विक शीट के फॉर्म में मैंने बनाया है। कुछ 3 टेबल्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगी इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मिस कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट है हमारे ये सारे एंजाइम्स वाले, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ये होता है साइटोसोल में और इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम जो आरएलई होता है वो होता है PFK1। ओके, और इसको स्टिमुलेट करता है एएमपी और इसको स्टिमुलेट करता है फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज ना, याद रखना 2,6 क्योंकि अभी 1,6 भी आने वाला है। तो 2,6 क्या है, ये ग्लूकोज को तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करना चाहता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ना चाहता है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज को ये पसंद नहीं करता, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 ग्लूकोज को बहुत पसंद करता है, इसलिए नया ग्लूकोज बनाना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं, पहले अब हम 2,6 बाइफॉस्फेट देखते हैं। ये इसको पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है और ये इनिबिट कहाँ से होता है, एटीपी और सिट्रेट से ये इनिबिट होता है क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें एंजाइम थ्योरी में पता है कि प्रोडक्ट ऑलवेज इनिबिट द एंजाइम। ओके, एंड सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड। उसके बाद ये जो अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस है, हमने जो हग पाथवे पढ़ा था, हीम सिंथेसिस, यूरिया और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों में होता है। ठीक है, साइटोसोल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी। इसको इनिबिट 1,6 करता है। ठीक है, 2,6 क्या कर रहा था, ग्लाइकोलाइसिस कर रहा था, और 1,6 क्या कर रहा था, सॉरी, इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है 1,6। ठीक है, 1,6 बाइफॉस्फेटेज, क्योंकि इसको ये बढ़ा रहा है 1,6 बाइफॉस्फेट, और इसको बायोटीन चाहिए जो इसको एक्टिवेट करेगा, और एटीपी भी चाहिए जो इसको इनिबिट कर रहे थे वो इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि दोनों एक अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट चीजें हैं। ठीक है, इनहिबिट हो रहा था एएमपी से क्योंकि ये एक्टिवेट हो रहा था, और फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट इसको इनहिबिट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज 2,6 का क्या काम था, ग्लाइकोलाइसिस काम था। तो हमने क्या देखा कि PFK1 है, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है, 2,6 बाइफॉस्फेट, और जो 1,6 है, ये जो 2,6 है वो इसको इनहिबिट करेगा और ये इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज तोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, ये लव्स ग्लूकोज, दिस लव्स ग्लूकोज, लेकिन 1,6 हेट्स ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस करा रहा है, लाइसिस करा रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज तोड़ रहा है और ये ग्लूकोज बना रहा है। तो ये साइकिल चलता है जिससे हमें क्वेश्चन पूछता है। तो हमें बस 1,6 और 2,6 का याद रखना है, बाकी हमें ये समझ में आ जाएगा कौन किसको इनहिबिट कर रहा है। फिर TCA साइकिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सबको पता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, NAD+ चाहिए इसको। ग्लाइकोजेनेसिस साइटोसोल में होते हैं, तीनों साइटोसोल में हो रहेगा। इस ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन बन भी रहा है साइटोसोल में, ग्लाइकोजन टूट भी रहा है, और फैटी एसिड सिंथेसिस भी साइटोसोल में हो रहा है। इसका सिंथेज है, नो ब्रेनर, ग्लाइकोजन सिंथेज है। इसका राइलेज होगा, तोड़ेगा, फॉस्फोराइलेज होगा, और इसका एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होगा, क्योंकि फैटी एसिड को कौन बना रहा है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। और ग्लाइकोजन अपना कौन चाहता है ग्लाइकोजन बनाना, ग्लूकोज को कम करके इंसुलिन, और ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन दोनों भाई भाई क्या करते हैं, ग्लूकोज चाहते हैं, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज से तोड़ के बना रहे हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहे हैं, और ये अपना बायोटीन चाहिए इसको, और एटीपी चाहिए, एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है ना फैटी एसिड सिंथेसिस, तो ये कर रहा है बायोटीन और एटीपी। अभी बायोटीन कहाँ पढ़े थे हम, बायोटीन हमने यहाँ भी पढ़ा था। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी बायोटीन चाहिए, और फैटी एसिड सिंथेसिस में बेसिकली एक प्रोडक्टिव वर्क चल रहा है ना बायोटीन का। ठीक, और ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत सारे ओ है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, CAT1। ठीक, इसको CPT1 से कंफ्यूज नहीं होना है। CPT1 अपना चाहिए था यूरिया साइकिल में, CPT2 चाहिए था पायरिमिडीन सिंथेसिस में, लेकिन ये कैट है ना, कार्निटिल, जिससे मसल वीकनेस हो जाती है, कीटोसिस हो जाती है, हेपेटोमेगाली हो जाती है, ये है अपना CAT1। ठीक है, जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में काम आता है, और ये मैंडेलिन को इनहिबिट करता है CAT1 को। ये एक
मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। एचएमपी शंट का अपना साइटोसोल में होता है, बाहर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएडीपीएच बनाता है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स हो उसको तोड़ने के लिए काम आते हैं और ग्लूटाथाइन को रिड्यूस स्टेट में रखने के लिए काम आते हैं। तो एनएडीपीएच बनाता है फैटी एसिड्स के लिए, कितना कंस्ट्रक्टिव, देखो फैटी एसिड बना रहा है, ग्लूटाथाइन बना रहा है जो मैं बताई थी। और G6PD डेफिशिएंसी हमने सबने पढ़ा है कि क्या होता है, उससे हिमोलाइसिस हो जाता है। फावा बीन्स अगर कोई खा रहा है पहले से, उसको वो है, प्रॉब्लम है इनहेरिटेड, तो वो जब कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा तो उसके में आरबीसी हिमोलाइज हो जाएंगे, जैसे कि फावा बीन्स हो जाएंगे, क्लोट्रिमोक्साजोल, सल्फा ड्रग्स, सिकल सेल की हिस्ट्री, ये सब में। तो ये इंपॉर्टेंट है, G6PD एचएमपी शंट है इसका। अब हम देखेंगे विटामिन, क्योंकि जो विटामिन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही विटामिन से। तो विटामिन B1 जो है अपना थायमिन, इसका को फैक्टर है डिहाइड्रोजनेस, जो कि NADPH भी बोल सकते हैं, ठीक है, NADPH। और इससे ड्राई और वेट बेरी होता है। वेट बेरी से कार्डियक फेलियर होता है और ड्राई बेरी से न्यूरोपैथी होती है। और वर्निक कोरासकॉफ सिंड्रोम जो अपना थायमिन देते हैं पहले, फिर ग्लूकोज देते हैं, तो ये भी होता है। टोटल न्यूरोपैथी वगैरह इससे होती है। और इसका अगर हम मार्कर एंजाइम बोलेंगे तो क्या होगा, B1 का अपना क्या होता है, ट्रांसकीटोलेस, ये क्वेश्चन पूछता है। और B2 का क्या था, ग्लू था, ग्लूटाथायन रिडक्टेस, ठीक है, ग्लूटाथायन रिडक्टेस। तो ये FAD-FMN था, इसका NADPH था, रिडॉक्स रिएक्शन में काम आता है। कीलियोसिस, दो लिप्स के दो कॉर्नर पे क्रैक कर दो तो कीलियोसिस 2 है ना, B2 था। और कॉर्निया भी 2 होती है, वेस्कुलराइज हो जाती है कॉर्निया, तो B2 इमेज दे सकता है आपको एक कॉर्निया जो कि वेस्कुलराइज्ड है। तो वो ये मत सोचना स्क्लेराइटिस है या एपिस्क्लेराइटिस है, वो विटामिन की डेफिशिएंसी की कुछ हिस्ट्री होगी उसमें, ठीक है। B2 ये B3 है नाइसिन, नाइसिन को सबको पता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, 5Ds भी होते हैं उसके। और NAD+ इसका कोफैक्टर रहता है। पैंथोथेनिक जो बर्निंग फीट सिंड्रोम रहता है ना, वो कोएंजाइम A रहता है। इसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, नॉट कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलेशन नीचे आएगा विटामिन B7 में। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन होता है, कराता है। इसमें भी सेम फीचर रहते हैं, डर्मेटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया वगैरह। फिर पिरिडॉक्सिन अपना B6, ये ट्रांस एमिशन रिएक्शन करता है, हीम सिंथेसिस में काम आता है बहुत ज्यादा। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, इसकी कमी की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। एंड B7 जो बायोटिन जो हम हेयर के लिए बोलते हैं, क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है, ओ कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन याद रखना गाइस, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन को ए एंजाइम जो B5 बर्निंग फिट वाला है वो होता है। और इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, क्योंकि हम हेयर के लिए लेते हैं। रॉ एग में एविडिन रहता है, जिसका क्वेश्चन पूछता है वो क्या इनिबिट करता है, B7 बायोटिन। तो रॉ एग खाने से इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। B9 फोलेट, फोलेट से फोलिएज, मतलब कि प्योर वेजिटेरियन डाइट में मिलता है, प्यूरिन सिंथेसिस के काम आता है मेनली। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया विथ नो न्यूरो सिम्टम्स, याद रखना, क्योंकि न्यूरो सिम्टम्स कितने होता है, B12 में होता है, ठीक है। सेम ऑड चेन की फैटी एसिड, PMS हम पढ़ते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का, प्रोपेनिल कोए, मिथाइल मैनोलिन कोए, सक्सिनल कोए, तो इसमें B12 काम आता है, ठीक है। ऑड चेन है ये सब, ऑड चेन फैटी एसिड, तो इनके सिंथेसिस में काम आता है, इसीलिए इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी और न्यूरो सिम्टम्स आते हैं। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट, स्किन में जो कोलेजन बन रहा है हाइड्रोक्सिलेशन के काम आता है रिएक्शन के। विटामिन C क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, पुअर वुंड हीलिंग, जो कॉर्ड स्क्रू हेयर्स हो जाते हैं, है ना, पेरिफेलिकुलर हेमरेज हो जाती है, ये सब आपको। कॉपर में भी सेम मिलता है, कॉपर भी एक ऐसा मेटल है, लेकिन ये एक विटामिन है, ओके। कॉपर में भी जो मेनकी किंग की स्टील हेयर वो सब है, हमको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। अगर हम क्लियर है कि ये पॉइंट्स इसमें हैं, तो हम बाकी हिस्ट्री से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे डाइट है, उसने वो पैंथोथेन ये ऑक्सलेट वगैरह खाता था, मान लो आयरन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है उसको, ये सब मिलाकर होता है विटामिन C एस्कॉर्बिक की डेफिशिएंसी से। और कॉपर का हमें पता चल जाएगा, हिस्ट्री से पता चल जाएगा, कॉपर में भी ये सब होगा, लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं होगा कि वुंड हीलिंग ये सब। अगर कोई मेटल को फैक्टर हमें बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, तो कॉपर भी याद रखना इसके साथ, है ना। और अगर जिंक क्या देना होगा उसे, तो एक बच्चा का देगा कि एक्रोडर्मेटाइटिस एंथ्रोपैथी, एक्रो मतलब कि हमें पेरिफेरी, हैंड, फुट, ये सब उसका पूरा एक्सकोरिएट हो रहा है, ये सब, और जेनिटल्स एक्सकोरिएट हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है इन तीनों में, ओके। सो बहुत इजीली स्कोरिंग है ये तीनों मेटल्स और कोफैक्टर्स, ओके।
उसके बाद हमारे पास है पीकेयू। पीकेयू में क्या होता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, मस्टी ऑर्डर होती है बच्चों को, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी होती है। इसका एक वेरिएंट है, ये क्लासिकल है, एक नॉन क्लासिकल होता है। ये टेट्राहाइड्रोप्टेरिन डेफिशिएंसी, टेट्राहाइड्रोप्टेरिन और बायोप्टेरिन भी बोलते हैं इसको, ये इस बार क्वेश्चन में पूछा था, इससे भी होता है ये। ओके, नॉन क्लासिकल, ये नॉन क्लासिकल है, ठीक है, तो सेम होता है, बस एंजाइम डिफरेंट रहेगा। तो पीकेयू का दो चीजें हैं, मस्टी ऑर्डर, इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का जो डिफेक्ट रहता है, टायरोसिन नहीं बन पाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज से, सो उसकी वजह से होता है। अल्काप्टोनूरिया में क्या होता है, होमोजेंटिसिस ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ब्लैक यूरिन, ऊक्रोनोसिस, आईवीडी डिस्क का कैल्सिफिकेशन भी होता है, लेकिन अगर फ्लोरोसिस में भी सेम होता है, लेकिन उसमें वाटर का हिस्ट्री रहेगा ना, वाटर में टॉक्सिसिटी रहेगी फ्लोरीन की, है ना, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। ब्लैक यूरिन, ऊक्रोनोसिस, आँख काले काले हो जाएंगे, यूरिन भी काला हो जाएगा, तो ये अल्काप्टोनूरिया, तो काला, ठीक। मेपल सिरप यूरिन डिसीज, एमएसयूडी से याद रखना, बीसीकेएसडी याद रखना, इसको बार बार बोलो, ठीक है। एमएसयूडी, बीसीकेएसडी क्या, ब्रांच चेन कीटो एसिड, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ब्रांच चेन क्या है, विल है, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, तो ये भी पूछ सकता है ना। तो इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा ये स्वीट यूरिन होता है, एकदम न्यूरो डेफिसिट्स हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना, ये अमीनो एसिड्स, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा बॉडी में। और G6PD डेफिशिएंसी में पहले ही पता चल सकी थी कि G6PD की डेफिशिएंसी से हो जाएगा हीमोलाइसिस आफ्टर ऑक्सीडेंट सर्जरी, कोई भी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस हो सकता है ना, लाइक पहले से उसको इनहेरिटेड सिकल सेल एनीमिया रहे, ब्लीडिंग हिस्ट्री रहे, या फिर कोई ऐसी ड्रग्स खा लिए जैसे सल्फर ड्रग्स हो गया वगैरह, ठीक। गैलेक्टोसीमिया जो बच्चों में होता है, वो अपना मेनली क्यों होता है, क्योंकि गैल्प-1 ट्रांसफरेज, गैलपुट की डेफिशिएंसी से होता है। और इसका एक और वेरिएंट है जो कि गैलेक्टोकाइनेज होता है, सॉरी, गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म होता है उसका, टाइप 1 रहता है। ओके, गैलेक्टोकाइनेज से टाइप 1 वाला होता है गैलेक्टोसीमिया, जो कि माइल्ड होता है। लेकिन जो अपना ये गैल-1 यूरिडल ट्रांसफरेज बोलते हैं इसको, इससे बहुत ही सीवियर होता है, इनफर्टाइल टैक्स हो जाता है, और गैलेक्टोज ये एक्युमुलेट हो जाता है ना सॉर्बिटोल में बनके, और लिवर फेलियर हो जाता है, तो ये फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं इसको, ये बहुत सीवियर है। तो गैल-1 फॉस्फेट यूरिडल, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछेगा आपसे, गैलेक्टोसीमिया के क्यों होता है बच्चे को, गैल-1 फॉस्फेट, ये इनहेरिटेड है, और इसकी वजह से इसको कैटरैक्ट और रिवर फेलियर होता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं इस पे और भी बनाऊंगी, सारे अपने पॉइंट्स अपने क्लियर रहेंगे, ताकि एक ही जगह पे रहेंगे, और हमको जो मैं इस पे कोई भी जो फालतू के जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी पीवाईक्यू में बहुत कम आए हैं, वो सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब रिपीटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये एक टेबल से हर पेपर में बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन तो बनाते ही हैं वो लोग, तो बेसिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आगे ऐसे भी वीडियोस कवर करूंगी, और भी सारे टॉपिक्स कवर करूंगी ऑल सब्जेक्ट्स के। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।